नमस्कार, बजट से जुड़े इस खास आयोजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बजट से मिलेगी रोजगार को रफ्तार, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए है क्योंकि जो बजट पेश हुआ है उसमें 9 प्रायोरिटीज बताई गई हैं और उसकी नंबर 2 की प्रायोरिटी बताई गई है रोजगार की। और जो एक आउटले अनाउंस किया गया है 1,48,000 करोड़ का, उसमें शिक्षा और रोजगार और स्किलिंग तीनों को एक साथ जोड़कर पेश किया वित्त मंत्री ने। तो बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं रोजगार को लेकर और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो अनाउंसमेंट्स रोजगार से जुड़े हुए हैं, मतलब इंडस्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वो रोजगार जनन में नौकरियां पैदा करने में कितने सक्षम होंगे और किस तरीके से, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम पहले आपका परिचय कराते हैं। टीमलीज एडटेक के सीईओ शांतनु रूज हमारे साथ है, हरकी की फाउंडर और सीईओ नेहा बागड़िया हमारे साथ है और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हमारे साथ हैं। पहला सवाल शांतनु जी आपसे है मेरा। जो कल अनाउंसमेंट्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा जोर देकर वित्त मंत्री ने जो एक साथ 3-4 अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसमें की बनाया गया है कि पहली नौकरी जब किसी को मिलती है और उसकी पहचान करेंगे ईपीएफओ के रिकॉर्ड्स से, और उसमें 1 लाख रुपए तक की नौकरी की बात है। ये वो ग्राउंड है जो सरकार ने सेट किया है कि यहाँ पे हम इंटरवीन करेंगे इंसेंटिव्स के थ्रू। ऐसे पहचान करेंगे भाई नई नौकरी है, 1 लाख से कम की नौकरी है, और ईपीएफओ से हम उनको ट्रैक करेंगे। और फिर सरकार उसमें 2-3 तरीके से इंसेंटिव दे रही है। एक तो कह रही है कि नई नौकरी वालों को हम जो है 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे, मैक्सिमम 15,000 तक 3 इंस्टॉलमेंट में। दूसरा ये कह रही है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें हम मदद करेंगे। और एक अलग से वो स्कीम लेकर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें भी इसी तरीके से वो इंसेंटिवाइज करेंगे। एक तीसरी स्कीम में कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त आप जो रोज़गार देंगे नया, उसमें हम 4 साल तक आपको मदद करेंगे। ये जो पूरा तरीका आपको सरकार ने बताया है, आपके मन में क्या तस्वीर बनती है? कितना हेल्प मिलेगा? किस तरीके से ये रियलाइज होगा? मनोज जी, इसके अंदर अगर इसको आप थोड़ा डिसेक्शन करें तो और इसके इंटेंशन को देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है जो सरकार का जो इंटेंशन है बहुत ही स्ट्रांग है इन दिस केस। 2-3 चीजें, पहली चीजें जो बाहर आ रही हैं, पहली ये बात है कि ये सिर्फ फ्रेश फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स कि हमें जो पहली बार जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, फोकस उस तरफ है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया कि ये जो भी कैंडिडेट्स जिनको नौकरी मिलेगी उनका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना जरूरी है। उसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ ये फोकस है। बट जो लोग एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं वो ना कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में नहीं जाना चाहिए जहां पर मिनिमम वेजेस को आप मॉनिटर नहीं कर सकते और नंबर ऑफ आवर्स जितने लोग काम कर रहे हैं उस पर मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर ये सारे कैंडिडेट्स ईपीएफओ के जरिए रजिस्टर हो जाते हैं उसका मतलब मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल हो जाता है और ये अल्टीमेटली हमारे पर कैपिटा जीडीपी के लिए अच्छा है। सो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने क्या बताया कि हम सब तरह से मदद करने को तैयार हैं, चाहे वो अगर एम्प्लॉयज को या इंटर्न्स को अगर मैं एक तरह से उनको कुछ सब्सिडी दे रहा हूं या एम्प्लॉयर से सपोर्ट दे रहा हूं किसी भी फाइनेंशियल तरीके से, ये दोनों तरफ से ये इसको बढ़ावा देने की बात है। एक बात और जो गवर्नमेंट ने उसमें बताई कि अगर आप बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ये एक एम्प्लॉयमेंट से एक कदम पीछे की बात है बट ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में जब बच्चे जाते हैं वो इस जॉब मार्केट के तैयार होते हैं। इट्स अ प्रिपरेटरी स्टेप। उसमें भी उन्होंने कहा कि आप अपने सीएसआर फंड्स के 10% को यूज कर सकते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फर्टाइल ग्राउंड बनाया है एम्प्लॉयर्स के लिए, जिसमें वो नए एम्प्लॉयज को हायर करें, उसको फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएं और ये अल्टीमेटली देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए ठीक है, इस पर हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी नेहा से एक सवाल लेते हैं
नेहा, इसमें वित्त मंत्री ने जो अनाउंसमेंट्स की है उसमें मेंशन किया कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप करेंगे क्या? तो क्रैश बनाएंगे। और एक और अनाउंसमेंट्स हुई है, वो बहुत छोटी सी मिनिस्क्यूल। ऐसा लगता है कि सरकार मानकर चल रही है कि जो हम जॉब को हम पुश दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली फीमेल को उसका हिस्सा मिलने जा रहा है। या आपका सेंस क्या कहता है फीमेल पार्टिसिपेशन को लेकर जॉब क्रिएशन में? क्या सरकार की कोई फिलॉसफी आपको समझ में आ रही है? नहीं मनोज जी, मैंने देखा है कि ये सरकार बहुत सीरियस है कि महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में बहुत काम कर रही है, क्योंकि वो उन्हें भी पता है कि अगर अपने को एक्चुअली विकसित भारत बनना है और अपना जीडीपी इतना बढ़ाना है तो वो महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। और इसमें आई थिंक ये जो स्कीम्स जो सरकार निकाली है दोनों रोजगार की तरफ और शिक्षा की तरफ, इनमें एक्चुअली महिलाओं का भी बहुत फायदा हो सकता है। एक तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑल्सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है, इवन दो उन लोग मे बी 30 साल की होंगी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ग्रेजुएट किया उनकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो उन्होंने कभी जॉब मार्केट ज्वाइन ही नहीं किया। तो अगर अपने ये जो फंड बना रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, अपने अगर ये लेट स्टार्टर्स को भी देखे, जो ये महिलाएं हैं जो जो अभी 30 साल होने के बाद जॉब मार्केट ज्वाइन कर रही है, तो उनका भी बहुत बेनिफिट होएगा। सेकेंड चीज, सरकार बहुत पुश कर रही है शिक्षा पे, और ये शिक्षा बहुत जरूरी है अगर अपने को हमारे वुमेन वर्कफोर्स को मार्केट पे लाना है। और इसमें हम लोग इनफैक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ भी हर शक्ति प्रोग्राम अनाउंस किए थे, जिसमें हम लोग जो ये विमेन रिटर्नीज है उनको हम लोग को अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में शिक्षा देना है। ये नहीं कि खाली अपने देखे कि उन लोग कैसे अप्रेंटिसशिप या बेसिक इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, लेकिन ये औरतें को की ऑलरेडी एजुकेशन लेवल्स, क्वालिफिकेशन लेवल्स बहुत ऊंची है, खाली प्रॉब्लम है कि उन लोग का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर अपने इन लोग को अपग्रेड कर ले, इनके स्किल्स अपग्रेड कर ले, और कंपनीज अपने सीएसआर बजट्स को यूज कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट करे, तो ये सारे स्कीम्स महिलाओं को भी बहुत फायदा करेंगे। प्लस बजट में गवर्नमेंट ने ये भी कॉल आउट किया है कि एक तो केयर इकोनॉमी बहुत जरूरी है बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में प्राइमरी केयर गिवर यूजली महिलाएं होती है, तो उनका कैसे अपनी सपोर्ट करेंगे। केयर इकोनॉमी से उनका सपोर्ट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि जो केयर इकोनॉमी में एनीवे उन लोग देखेंगे कि किसको अपने एम्प्लॉय करे, उनका फर्स्ट इंसेंटिव रहेगा कि महिलाओं को ही एम्प्लॉय करे। तो जो काम वो घरों में कर रही थी बिना पे की, अभी वो अपनी केयर इकोनॉमी में ज्वाइन कर सकती है और उनको पेमेंट मिल सकती है। तो नेहा जी, केयर इकोनॉमी के लिहाज से आपको बजट में कोई अनाउंसमेंट्स नजर आए? एक तो मैंने मेंशन किया, दूसरा जो छूट गया था वो भी बता दे रहा हूँ, वुमेन्स हॉस्टल और क्रैश, ये दो चीज उन्होंने कहा। तो आपको बजट में क्या ऐसा लगता है कि सरकार केयर इकोनॉमी खड़े करने की कुछ प्रयास कर रही है? ऐसी झलक आपको मिली क्या बजट में? नहीं, एक्चुअली सरकार बहुत महीनों से ही केयर इकोनॉमी में काम कर रही है। मैं भी बहुत सारे इंडस्ट्री राउंड टेबल्स में हूँ सरकार के साथ, फिकी फ्लो के साथ। तो उन्होंने बड़ा प्लान बनाया है कि कौन से पार्टनर्स को साथ में ला सकते हैं ताकि वो केयर इकोनॉमी को उत्साहित दे। और उनका मेन प्लान एम्प्लॉयमेंट का है, टू गेट द वुमेन इनटू द केयर इकोनॉमी, ताकि वन वुमेन विल बेनिफिट बिकॉज द केयर इकोनॉमी विल बी देयर, ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए, एंड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी वुमेन को थ्रू द केयर इकोनॉमी। जी चलिए गोयल साहब, आपकी बारी है। मैं तो चूंकि इस एंड पे बैठा हूं तो थोड़ा क्रिटिकल होना मेरा बनता है। ऐसा लगता है कि शांतनु ने भी बात शुरू की इंटेंट से, इंटेंशन से। ऐसा लगता है कि सरकार नंबर्स बढ़ाना चाहती है, प्रेशर है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी थी। 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का वादा करके आए थे ये लोग 10 साल पहले। तो अब ऐसा लगता है कि इनरोलमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो नंबर्स काउंट हो। मगर ये सब चीज़ें अपनी जगह सही है, और अगर इसका असर सही होता है, चलिए ठीक है, आप अगर 2 करोड़ 10 लाख की उम्मीद आप करते हैं कि फर्स्ट टाइमर जो स्कीम है आपकी, वो 2 करोड़ 10 लाख लोगों को लेके आएगी वर्कफोर्स में ऐसे इंसेंटिव से, प्रैक्टिकली कैसे ये रियलाइज होगा? ये थोड़ा तस्वीर दिखाइए सुनील गोयल साहब की।
मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरा साइज़ क्या है, मैं किन लोगों को लेके आऊँगा, ये ऑल सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। तो सरकार 1 महीने की तनख्वाह मतलब 15,000 रुपये उसको देगी, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं एक एम्प्लॉयर हूँ। सबसे बड़ा जो एडवांटेज, और मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही एक बोल्ड एंड उम्दा स्टेप है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करवाई लोगों के साथ में। लोग स्किल्ड होते थे, 3-6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, बट अल्टीमेटली जॉब नहीं मिलती थी उनको। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी आदमी किसी कंपनी में जाके अगर 1 साल काम कर लेता है, वो काम करता है और काम सीखता है, दोनों चीज़ें करता है वो, तो उसके 1 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन, उसकी खुद की जो वर्थ है, वो कम से कम उससे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे व्हाइट कॉलर जॉब में तो कम से कम 60 से 70% लोग जो हैं अपनी पहली जॉब 1 साल के अंदर छोड़ के दूसरी जॉब ले लेते हैं, क्योंकि उनकी वर्थ बढ़ जाती है, वो ट्रेंड स्टाफ हो जाता है। इससे 3-4 इशू शॉर्ट आउट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज के डेट में हर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है अपने डोमेन के ट्रेंड लोगों के लिए। इन द सेंस कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए आप, वो बोलेंगे कि हमारे अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड लोग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में ट्रेंड लोग नहीं है। तो किसी भी डोमेन में चले जाइए, उस इंडस्ट्री के ट्रेंड लोग नहीं है। बट इस इंटर्नशिप के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी इंडिविजुअल को लेती है, वो लाइव इन्वायरमेंट में सिस्टम को लर्न करेगा। अब वो सैलरी 15,000, 20,000, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स का जो भी एक एसोसिएशन है, एक तो इमीडिएट कंपनी के लिए इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के लिए कंपनी एक्साइटेड है एक दूसरे को करने के लिए। और एक कंपनी अगर एक डोमेन में लोगों को हायर करती है, या सरकार बोल रही कि 500 कंपनीज में जाके लोग ट्रेंड होंगे, आई एम श्योर कि कुछ उसके पीछे कंप्लाइंस भी आएगा कि इतने लोगों को आपको फ्रेशर्स को लेना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप अपने इंडस्ट्री में ट्रेन कर रहे हैं, आपने 100 को किया और आपके जैसी 5 या 10 कंपनी जो आपके इंडस्ट्री में, सबने 100-100, 200, 500 लोगों को ट्रेन किया। तो आप एक ही साल में देखेंगे आपकी इंडस्ट्री के लिए 5,000 लोग ऐसे हैं जो नए ट्रेंड हो गए, या 10,000 या 20,000 या 50,000। इसी तरह हर माइक्रो फंक्शन एरियाज में आप देखेंगे कि लोग ट्रेंड होंगे, और जब वो ट्रेंड होते हैं तो उनकी वैल्यू हमारी कंट्री में बढ़ती है, ग्लोबल मार्केट में बढ़ती है, और वो जो एक इंडिविजुअल है वो अपने आप को और निखारता है बेहतर जॉब के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे जॉब को लेके, लोगों को पहली जॉब ही नहीं मिलती थी या अच्छी जॉब नहीं मिलती। जब वो पहली जॉब, आपको पहला ब्रेक नहीं मिलता है कैंपस में, आपके कॉलेज में या उसमें, तो आपका करियर बहुत ही रीडायरेक्ट हो जाता है। आप जो करना चाह रहे थे वो आपको जॉब नहीं मिली, आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे थे उस इंडस्ट्री की जॉब आपको नहीं मिली, फंक्शंस एरियाज आप वो नहीं कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि क्या करेंगे आगे जाके। तो जो मिला पैसे कमाने के लिए फिर लोग कुछ ना कुछ पकड़ के करना शुरू कर देते थे। ये स्टेप मुझे लगता है कि बहुत ही हद तक हेल्प करेगा इंडस्ट्री को, सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, इंडिविजुअल्स को हेल्प करेगा। और ठीक है गोयल साहब, एक तो मैंने सवाल आपको पूछा था, जो स्कीम आई है कि फर्स्ट टाइमर जो नौकरी पे जाएंगे उसको, बहरहाल आपने इंटर्नशिप की बात की, तो वो सवाल फिर से मैं ले लूँगा शांतनु से। लेकिन इंटर्नशिप वाला जो इशू है उस पर भी जो फाइन प्रिंट्स है वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के घर में कोई एक इनकम टैक्स पेयर है, या हालांकि उन्होंने उसको भी बड़ा वेग रखा है कि इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग हैं उनके परिवार के लोग इस इंटर्नशिप का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा जिन लोगों ने किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, मतलब जैसे आईआईटी से, एम्स से, और उसकी लिस्ट होगी, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो लोग उस इंटर्नशिप का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, कोर्सेज बताए गए हैं, डिग्रियां बताई गई हैं जो इस इंटर्नशिप का फ़ायदा नहीं ले सकते। सरकारी कर्मचारी हैं अगर घर में कोई, तो उसके परिवार के लोग नहीं ले सकते। सवाल ये है कि इसमें फिर बचा कौन? टॉप 500 कंपनीज़ में आप करवा रहे हैं, 5,000 रुपया सरकार दे देगी, चलिए ठीक है, 6,000 और दे देगी, वो पैसा दे देगी, 11,000 रुपया अगर मतलब 5,000 महीने का के लिए दे के सरकार हमारे टॉप 500 कंपनीज में जो इंटर्न्स को भेज रही है, उससे आपको क्या लगता है कितना बढ़ावा मिलेगा? एक तो ज़्यादातर लोग इसकी डिस्क्वालीफाई हो गए इसमें,
अच्छे लोग जिसको इंडस्ट्री पसंद करेंगे। इंडस्ट्री को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना कि हम किसी को भी कहीं से लेके आए उसको ट्रेन करें, वो तो चाहेगी। तो अब आपको ये स्कीम कितनी प्रैक्टिकल लग रही है, ये बताइए। देखिए, इसके अंदर दो चीज मैं बता रहा हूँ, एक तो है इंटर्नशिप विद इंसेंटिव और दूसरा है इंटर्नशिप। तो अगर हम आज के डेट में बात करें तो अगर कोई भी बच्चा अगर बहुत अच्छे कॉलेज, IIT, IIM या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आता है या अच्छे MBA कॉलेजेस से आता है, शायद मुझे लगता है उसके लिए इंसेंटिव उतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना इंटर्नशिप है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन स्पेसिफिक देखें तो कंडीशंस है इंसेंटिव्स पे, इंटर्नशिप पे नहीं है। नंबर 2, अगर हम उसके अंदर ये बोले कि कंपनीज को इतने परसेंटेज लोग अपने यहाँ इंटर्नशिप पे रखने हैं, तो वहां पे वो ये नहीं बोल रहे कि आप इनको नहीं ले सकते, वो परसेंटेज ऑफ दैट कि आपको इतने इंटर्नशिप रखने हैं। वहां पे उनके पास चॉइस है, क्योंकि बड़े कॉलेज के बच्चों को ऑलरेडी इंटर्नशिप मिल जाती है, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती है, उनकी जॉब लाखों में लगती है। तो वहां पे तो चैलेंज नहीं है, न था, न है, न रहेगा आगे। और वो बच्चों को शायद उतनी डेस्परेशन भी नहीं है। कभी कभी आता है कि IIMs में इस बार 40% प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उनके लिए चैलेंज नहीं है, उनके लिए चैलेंज एकदम नहीं है। उनको जॉब मिल ही जाएगी, थोड़ा अर्ली और लेट, और अच्छी जॉब मिल जाती है। ये जो इंसेंटिवाइजेशन दिया गया है, ये इंसेंटिवाइजेशन उनको दिया हुआ है जहां पे कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहां पे कि जो लोग ऐसे हैं जो वंचित है, जो शायद पढ़ाई में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस में या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वहाँ की फी अफोर्ड नहीं कर पाए या वहाँ जा नहीं पाए हैं, उनके इंक्लूजन को लेके है। बट इसमें जो सबसे बड़ा सिल्वर लाइन जो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हमारी कंट्री में इंटर्नशिप आता है, जैसे एक बोलते हैं कि OTP एक वर्ड चलता है वहाँ पे US में, जहाँ पे आप करते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे। तो जब वो इंटर्नशिप आता है तो आप उसके अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्री का, डोमेन का, फंक्शन का। मुझे लगता है कि ये इनिशियल PF पे आउट या 5,000 का इंसेंटिव या 15,000 का इंसेंटिव, ये इसमें बहुत बड़ा गेन नहीं है इसके अंदर में, और इससे कुछ होना भी नहीं है। ये तो चलिए सरकार शायद अपनी सीरियसनेस दिखा रही है कि हम भी इसको लेके सीरियस हैं, और आप भी एफर्ट लगाइए और सरकार भी एफर्ट लगा रही है। शायद सरकार का क्वांटम ऑफ वॉल्यूम ठीक है, आपकी बात समझ गए गोयल साहब। ये इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट स्किल है। और सरकार जो इंटरवेंशन करना चाह रही है इंसेंटिव्स के थ्रू, उसका क्या मतलब है, वो कितना फलीभूत होगा, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बजट का दिन है, उसमें जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो उसका लाभ आप कैसे उठा पाएंगे। इसी के लिए ये प्रोग्राम, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे रोजगार कितना बढ़ेगा। तो समय नहीं गवाते, बहुत ही कम समय होता है हमारे पास इस सेक्शन में। तो जो सरकार ने किया है उस पर हमने जो बातचीत अभी तक की उसको वहीं रहने देते हैं। शांतनु, प्रैक्टिकली बताइए, जो बजट में हुआ नहीं हुआ उसको हम 1 मिनट के लिए किनारे रखते हैं और आपसे समझना चाहें कि वाकई रोज़गार के माहौल को अगर बेहतर करना चाहती है सरकार, तो आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से क्या सजेशन हो सकता है? अगर आप रोजगार के प्रॉब्लम को देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि अगर एम्प्लॉयर्स के पास इतने ओपन पोजीशंस है कि नहीं उस फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। नंबर 2, फ्रेशर्स के पास वो स्किल्स है कि नहीं उस जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने दोनों तरफ से इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंटेंशन दिखाया है। एक तरफ उन्होंने एम्प्लॉयर्स को इन्फॉर्म किया कि अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे तो हम आपके साथ 2 कदम चलने को तैयार हैं, लेकिन जो भी एम्प्लॉयमेंट आप करते हैं वो फॉर्मल सेक्शन में होना चाहिए ताकि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है कंट्री के लिए। दैट्स वन साइड। दूसरी तरफ उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अभी इंटर्नशिप के ऊपर इंसेंटिव्स की बात की, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर ये जो स्टाइपेंड्स, सबवेंशन, स्टाइपेंड की सब्सिडी के स्कीम्स पहले से भी चालू थे, जब वो 1500 रुपया हर महीने हर अप्रेंटिस के पीछे देते हैं एम्प्लॉयर्स को। आई थिंक इस तरह के स्कीम्स गवर्नमेंट के अवेलेबल हैं। दूसरी बात उन्होंने बात की किस तरह से, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की। तो उनका एक तरफ से इंटेंशन है कि बच्चों को तैयार किया जाए स्किल्स की तरफ, उन्होंने ITI को अपग्रेड करने की बात की है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स को तैयार करें ताकि उनका वो पोजीशंस अपने लिए ओपन करें। आई थिंक दोनों तरफ से एनवायरमेंट तो सही बन रहा है, पर डिटेलिंग जब होगी, रूल्स जब लिखे जाएंगे, तब ये डेविल बाहर आएगा और तब पता चलेगा सक्सेसफुल कितना हो पाएगा। जी, मकसद हमारा यही है कि हम समझें जो हुआ है उसका मकसद क्या है, इसलिए हमने आपको बुलाया
क्योंकि आप लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। नेहा, ये बताइए कि फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए बेहतर माहौल और बने, बुनियादी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? भूल जाइए बजट में क्या था नहीं था, सरकार क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ये हम नहीं पूछ रहे आपसे। वो सारा बोझ हटाकर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप स्पेशली उसी फील्ड के लिए काम करते हैं। नहीं मनोज जी, आई थिंक एक चीज जो बहुत जरूरी है अपने को करने के लिए वो है कि अपने को विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और बढ़ावा देना है। क्योंकि अभी अपने अपने अगर देखें अपने देश में अगर सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखें, उसमें से विमेन एंटरप्रेन्योर्स सिंगल डिजिट परसेंटेज में पार्टिसिपेट करती है। और अगर अपने और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ला सके अपने इकोनॉमी में, तो वो जॉब क्रिएटर्स भी बन जाएंगी और उससे अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्सर जो बिजनेस चालू करते हैं, जी, बहुत अच्छा सजेशन है आपका। समय की कमी है इसलिए आपको रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट में वो किस तरीके से फलीभूत होंगे। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।